बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम करेंगे कॉम्पैरेटिव एनालिसिस sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन का। सेपरेटली इन हाइब्रिडाइजेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले इन तीनों का सेपरेट वीडियो आप देख लेंगे, तब इसका कॉम्पैरेटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे sp3, sp2 एंड sp का। सबसे पहला जो हेडिंग लिखा हुआ है s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर, तो तीनों तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अलग अलग हमने देखा था कि कितने s कैरेक्टर होते हैं और कितने p कैरेक्टर होते हैं। एक बार उन चीजों को हम समराइज कर लेते हैं। sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा 25% एंड p कैरेक्टर 75%, क्योंकि 4 पार्ट में एक पार्ट s है और 3 पार्ट p है। sp2 में s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और ये बन जाएगा 33.3% और p कैरेक्टर डिक्रीज होगा और होगा 66.6%। sp में s कैरेक्टर और इंक्रीज होगा और ये पहुंच जाएगा 50% पे, तो p कैरेक्टर भी कितना रहेगा 50%। तो जैसे जैसे हम sp3 से sp2 से sp की तरफ जाते हैं, s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है और p कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। उसका शेप देखते हैं, तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, p कैसा होता है डम्बेल। लिखा हुआ है एज s कैरेक्टर इंक्रीजेज स्फेरोसिटी इंक्रीजेज, क्योंकि शेप में दोनों का इफेक्ट दिखेगा, s का भी और p का भी। s एक स्फेयर होता है और p कैसा होता है डम्बेल। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा स्फेरोसिटी बढ़ेगी, ऑर्बिटल जो दिखने लगेगा वो थोड़ा थोड़ा कैसे गोलाकार बढ़ने लगेगा, स्फेयर की तरह वो दिखने लगेगा। मान लो कि sp3 अगर कुछ इस तरह से है, एक लोब बड़ा बनाते हैं और एक लोब छोटा, तो अब जो बनेगा वो थोड़ा इससे ज्यादा स्फेरिकल होगा। sp2 में s कैरेक्टर क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ा सा स्फेरिकल होगा, थोड़ा सा ऐसा इस गोल को स्फेरिकल बना देंगे। sp थोड़ा और ज्यादा स्फेरोसिटी इसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है। ऐसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को एक ही तरह बनाते हैं, एक लोब को छोटा करते हैं और दूसरे लोब को बड़ा करते हैं। लेकिन अगर तीनों को साथ साथ बनाना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ाएंगे ना, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की स्फेरोसिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसको थोड़ा गोल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था शेप। अगला देखते हैं साइज। तो साइज बच्चों हमने पढ़ा है कि साइज किसी भी ऑर्बिटल का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p कैरेक्टर का। जितना p कैरेक्टर ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की साइज उतनी ही ज्यादा होगी और उसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड की लेंथ भी उतनी ही अधिक होगी। तो सिंपली p कैरेक्टर के ऑर्डर में सारे ऑर्बिटल को सजा देना है, वही हमारा साइज का ऑर्डर होगा और वही हमारा एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो साइज का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा 2p, उसके बाद कौन आएगा 2sp3, उसके बाद 2sp2, उसके बाद आएगा 2sp, एक बचा हुआ है 2sp, उसके बाद कौन आएगा 2s। यही हो गया हमारा साइज का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि p कैरेक्टर के प्रेफरेंस में हम सजा दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो p कैरेक्टर कितना है 100%, यहाँ पे p कैरेक्टर कितना है 75%, यहाँ पे p कैरेक्टर कितना है 66.6%, यहाँ पे p कैरेक्टर और घटा 50% और यहाँ p कैरेक्टर है ही नहीं 0%। तो सिंपली जो p कैरेक्टर का ऑर्डर है वही हमारे साइज का ऑर्डर है, और सेम वही ऑर्डर किसका हो जाएगा एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी भी जो डिपेंड करता है वो केवल और केवल p कैरेक्टर पे। जितना ज्यादा p कैरेक्टर उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी। तो आप सेम यही ऑर्डर फिर से रिपीट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2p की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2sp3, उसके बाद 2sp2, उसके बाद 2sp एंड सबसे लास्ट में आएगा 2s। अगर इसको हमको एनर्जी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एनर्जी किसकी है 2s। 2s कितने होते हैं संख्या में, बस एक ऑर्बिटल, तो ये हो गया 2s। उसके बाद कौन है 2sp, और 2sp की संख्या कितनी होगी, तो एक s और एक p से मिला है तो दो संख्या होगी, तो 2sp। उसके बाद कौन है 2sp2 और इसकी संख्या 3 होगी, 1 2 3, ये था 2sp दोनों, ये था क्या 2sp2, 3 है संख्या में। उसके बाद होगा 2sp3 जो कि संख्या में कितने होंगे 4। ये सारे ऑर्बिटल किस तरह से हैं 2sp3 हैं। और सबसे ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी होगी किसकी 2p की, और 2p की संख्या कितनी होती है 3। ये है हमारा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये तीनों कैसा ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल। इसको मिटा देंगे, ये थोड़ा आपको यहां पे लिख देते हैं 2p।
तो एनर्जी डायग्राम जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है उस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे कम एस, उसके बाद एसपी, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, उसके बाद p। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ रहा है ऑर्बिटल की एनर्जी भी उसी क्रम में बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरलैप इंटीग्रल। इसको समझेंगे हम लोग, ओवरलैप इंटीग्रल। ये भी लिखा हुआ है ओवरलैप इंटीग्रल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p कैरेक्टर के। ओवरलैप इंटीग्रल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो ओवरलैप इंटीग्रल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्बिटल किस एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग करता है ना। जैसे हाथ मिलाने का तरीका ये भी है, हम हाथ ही मिला रहे हैं, ये भी है, और ऐसे भी मिला सकते हैं। तो अलग अलग तरीका एक्सटेंट है हाथ मिलाने का। तो उसी तरह से ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हो सकता है वो सिर्फ टच किया हो सकता है कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग किया हो। तो वही एक्सटेंट जो कि ओवरलैपिंग में यूज कर रहा है ऑर्बिटल, उसी को बोलते हैं ओवरलैप इंटीग्रल। जिस ऑर्बिटल का ओवरलैप इंटीग्रल ज्यादा होगा उसके बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी और उसके बनाया गया बॉन्ड मजबूत भी ज्यादा होगा। और ये लिखा हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है, p कैरेक्टर पे। क्योंकि अगर आप दो स्फीयर को टच करेंगे, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फीयर। सपोज दो स्फीयर को टच कर रहे हैं, एक स्फीयर अपना ये है और एक स्फीयर ये है। जब ये टच करेगा तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसके ज्यादा ये ज्यादा ओवरलैप इंटीग्रल शो नहीं करेगा। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं दो फुटबॉल ले लिए और दोनों को टच कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पोर्शन एक दूसरे को नहीं छुएगा, वो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होगा। लेकिन अगर p ऑर्बिटल ले रहे हैं, सपोज ये p है एंड ये भी क्या है, p है। p ऑर्बिटल डंबल की तरह होता है, तो जब दो डंबल को आप सटाएंगे तो ज्यादा सरफेस क्या होगा, टच करेगा। तो ओवरलैप इंटीग्रल डिपेंड करता है किस पे, p कैरेक्टर पे। क्योंकि s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो उसमें ओवरलैप इंटीग्रल बहुत कम आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ओवरलैप इंटीग्रल p कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा 2p का होना चाहिए, उसके बाद 2sp3, उसके बाद 2sp2, उसके बाद 2sp एंड देन 2s। क्योंकि हमने अभी आपको हम ही ने समझाया कि ओवरलैप इंटीग्रल p कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। और आपसे अगर पूछे कि आप बताओ कि ओवरलैप इंटीग्रल का ऑर्डर क्या होगा, तो आप ऑर्बिटल को इस प्रेफरेंस में सजा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, हमने गलती कहां की, हमने तो p परसेंटेज के टर्म में ही, p परसेंटेज के ऑर्डर में ही ओवरलैप इंटीग्रल को सजाया है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। इसका रीजन है इसका शेप। p ऑर्बिटल दो डंबल होते हैं, है ना, दो लोब होते हैं। ये है हमारा p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का ये लोब है और ये भी क्या है, लोब। बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। यहां से जो प्लेन पास करता है, दो लोब के बीच से जो प्लेन पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। दिस इज नोडल प्लेन। लोब एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। p ऑर्बिटल में आप ऐसे समझ ले कि दो कमरे हैं और बीच में क्या है, एक खाली जगह है। तो इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम जो संभावना है वो ये इन्हीं दो कमरों में, दोनों लोब में ही इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इस लोब में मिले और 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इस लोब में मिले। बात समझ में आ रही है। 50-50% चांस है दोनों कमरे में, क्योंकि दोनों कमरे एकदम इक्विवेलेंट है, दोनों कमरे सेम साइज के हैं। तो दोनों कमरों में ही इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा क्योंकि नोडल प्लेन है। मान लो कि कोई s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का 1s, जो इधर से अप्रोच कर रहा है बॉन्डिंग करने के लिए। हाइड्रोजन का 1s अप्रोच कर रहा है इस p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। तो सपोज जब ये ऑर्बिटल यहां पे पहुंचा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन अगर इस घर में प्रेजेंट है तो बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है वो इस कमरे में चाहिए, ना कि इस कमरे में। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे ही ये स्फीयर पहुंचा और इलेक्ट्रॉन तब तक अगर दूसरे कमरे में आराम कर रहा है, तो उस टाइम गड़बड़ हो जाएगी कहानी।
ओवरलैप इंटीग्रल जाता होते हुए भी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहां पर बॉन्डिंग बनने की संभावना जो है वो मात्र 50% है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इस घर में प्रेजेंट होने की संभावना भी, प्रोबेबिलिटी भी मात्र कितनी है, 50% है। लेकिन वही केस अगर हम यहाँ पे ले, तो यहाँ पे ये घर बड़ा है, आप ऐसा समझे कि आपके घर में एक बड़ा सा डाइनिंग रूम, लिविंग रूम है, और एक छोटा सा क्या है, कोठरी टाइप का एक रूम है। तो आप मैक्सिमम टाइम जो अपना स्पेंड करेंगे वो बड़े वाले रूम में करेंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ भी यही होता है, ये लोब बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सपोज अगर हम बोलते हैं 90% है, इसमें केवल कितना होगा, 10%। इसमें केवल कितने होंगे, 10%। अब जब हाइड्रोजन का 1s इधर से इसको अप्रोच करेगा बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन का क्या है 1s, यहां से अप्रोच कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो जब ये 1s यहां पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि इलेक्ट्रॉन इसको इसी कमरे में मिल जाए, इसी लोब में मिल जाए, क्योंकि ये लोब बिगड़ है और इलेक्ट्रॉन यहां रहने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, लगभग 90% अगर हम एज्यूम करें तो p ऑर्बिटल की तुलना में हाइब्रिडाइज्ड कोई भी ऑर्बिटल हो, सब में एक लोब बड़ा होता है। तो p ऑर्बिटल की तुलना में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ यदि कोई दूसरा ऑर्बिटल बॉन्डिंग करने आता है तो बॉन्डिंग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यहां पे मात्र 50% रहती है। तो हाँ, p ऑर्बिटल का ओवरलैप इंटीग्रल ज्यादा होता है, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इससे जीत जाता है, क्योंकि इसका एक घर बड़ा है और ये वहां पर मैक्सिमम चांस है कि इलेक्ट्रॉन वही कमरे में एकोमोडेट होगा, इसी बिगर लोब में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो p कैरेक्टर यहां ज्यादा होने के वजह से भी, ज्यादा होने के बावजूद भी p कैरेक्टर p ऑर्बिटल में तो सबसे ज्यादा है 100%, लेकिन उसके अलावा sp3 इससे आगे निकल जाता है। इसका रीजन है इसका शेप, इसका एक लोब बिगर होता है और एक लोब छोटा होता है। आप ये बात समझ पाए होंगे, हमको ये लगता है कि अब आप ये बात समझ लिए होंगे कि क्यों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप इंटीग्रल p ऑर्बिटल से ज्यादा होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल का दोनों लोब इक्विवेलेंट होता है और इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मात्र 50% है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 50% से तो ज्यादा ही होगी, हमने माना 90%। ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर में कुछ चेंज होंगे। सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होंगे, सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इनका ओवरलैप इंटीग्रल p ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। इस ऑर्डर को पहले लिख देंगे 2sp3। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कैसे तुलना करें कि sp3 का ज्यादा होगा कि sp2 का, तो वहां पर p कैरेक्टर देखेंगे, लिखा ही हुआ है ओवरलैप इंटीग्रल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2sp3 का, उसके बाद 2sp2, उसके बाद 2sp, उसके बाद 2p। 2p खिसक के चौथे नंबर पे चला गया, चौथे पायदान पे चला गया, क्योंकि सिमेट्रिसिटी इसका रीजन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से पाने की संभावना सेम होती है, तो एक तरफ से पाने की संभावना मात्र 50%। उसके बाद 2p, और सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा 2s, क्योंकि वो तो स्फेरिकल है और वैसे भी उसका ओवरलैप इंटीग्रल बहुत कम होता है। तो ये थोड़ा हटके था ओवरलैप इंटीग्रल, इसको हम समझेंगे। ये भी p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन p ऑर्बिटल इसमें किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद ही आता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब देखते हैं बच्चों, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के जनरली रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़े और भी आ जाते हैं हेटेरोएटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए। तो जनरली ऐसा देखा गया है कार्बन के केस में तो हमेशा, और जनरली ऐसा देखा गया है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम पहले पढ़ के आए हैं कि अगर वन सिंगल बॉन्ड बनता है, कोई भी एटम यदि वन सी डबल बॉन्ड सी बनाता है, वन डबल बॉन्ड यदि फॉर्म करता है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब यदि वन पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ही, क्योंकि एक p ऑर्बिटल होगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया होगा, जो ओवरलैप करके क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड। यदि दो दो पाई बॉन्ड बना रहा है एक सिंगल एटम, 2 पाई बॉन्ड, तब वो कैसा हो जाएगा, तब वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड।
क्योंकि 2 p ऑर्बिटल इसमें खाली रह गए होंगे। और यदि कोई एटम एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, नो पाई बॉन्ड, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हम कहेंगे क्या है, sp3। यहां तक बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहाँ पे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। सपोज तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो एक और तरीका होता है, आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के बताते हैं। हम सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि आप कार्बन चेन में कैसे देखेंगे। क्योंकि ये कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन का देखें, ये एक पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन को देखें, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है sp2। इस कार्बन को देखें, 2 पाई बॉन्ड ये बना रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा sp। इस कार्बन को देखें, ये भी 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका sp। और ये कार्बन कोई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो इस तरह से सिंपली हम डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, एक ही चीज है, पाई बॉन्ड को देख के हम बता पाएंगे कि उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। यदि वो किसी भी तरह के पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है कोई एटम, तो वो sp3 होगा। यदि एक पाई बॉन्ड बनाता होगा तो sp2, और यदि 2 पाई बॉन्ड बनाता होगा तो sp। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, हमारा बेंजीन है। इसके सारे कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल कार्बन। तो हर कार्बन कोई ना कोई पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। जैसे ये कार्बन ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में है, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में है। तो हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सारे कार्बन इसके कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। समझ में आ गई बात। सपोज ये क्या है, पिरिडीन है। पिरिडीन है, लोन पेयर अभी मत दिखाओ सर, ठीक है। इस नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो ये भी क्या होगी, sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाने में ये इन्वॉल्व है। तो आप ऐसे सिंपली देख के बता सकते हैं कि कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है और कितने पाई बॉन्ड की संख्या है, उसके हिसाब से आप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है। चारों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है। इस कार्बन का बताया बच्चों क्या होगा, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH3 होगा, और यहाँ भी क्या लिख लेंगे, CH3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एक पाई बॉन्ड वो बना रहा है, कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाएगा sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं। आप देखिए, ये कार्बन इधर भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड इधर भी बना रहा है। तो ये कार्बन 2-2 पाई बॉन्ड बना रहा है, भले ही ट्रिपल बॉन्ड ना हो, 2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही वो 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp3। इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। नो पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp। ठीक है, तो यहां तक रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के इस्तेमाल क्या होते हैं। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा और मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इसको हमने देखा। अब इसका यूज हम देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।